नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार में गलत तरीके से केवल 2 ही विधानसभा क्षेत्रों से भर्ती की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा में चौटाला सरकार ने गलत तरीके से भर्ती की थी, ठीक उसी तरह जयराम सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में भर्ती करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने केवल और केवल अपने चहेतों को नौकरी देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियां नाम मात्र की हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पेपर खरीदने वालों को तो जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, लेकिन पेपर बेचने वाले आज भी सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में बेफिक्र बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के साथ सरकार ने धोखाधड़ी करने का काम किया है। बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि इस चार्जशीट में दायर किए गए हैं, उन सब में जांच बिठाई जाएगी। और प्रदेश के जो जयराम जी के आसपास की जो कोटरी है, जयराम जी के आसपास के जो लोग थे, जो मंत्री जो जयराम जी के नजदीक थे, जो चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो वाइस चेयरमैन जयराम जी के नजदीक थे, जो एडवाइजर उनके नजदीक थे, इन सब ने एक लूट की एक बहुत बड़ी दास्तान हिमाचल प्रदेश में लिखी है। सबसे भ्रष्ट लोग वो कोटरी है जो कि जयराम जी के इर्द गिर्द 5 साल मंडराती रही। इसीलिए अंतिम मौके पे मंत्रियों की टिकटें बदल रहे हैं, उनके हल्के बदल रहे हैं, और यही लोग सब लोग शामिल थे। क्योंकि मुझे आगे कॉन्क्लेव में जाना है, मैं अपना माइक जो है अपने साथी सुखविंदर सुक्खू जी को देता हूँ कि ये देवभूमि है और देवभूमि में पहली दफा ये हुआ है कि नौकरियां बेची गई। यहाँ पे मुख्यमंत्री हुए, किसी को कहा गया कि वो उन्होंने हिमाचल निर्माता हिमाचल बनाया था, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता बने, कोई सड़कों वाले मुख्यमंत्री बने, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री बने, लेकिन जयराम इतिहास में नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अब दर्ज किए जाएंगे। और आप देखिए कि पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती में 6-6 लाख रुपया लोगों ने 8-8 लाख रुपया सिपाही की भर्ती के लिए दिया। और सिपाही भर्ती होने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहली दफा पैसे का लेन देन हुआ। आज भी 250 लोग पेपर खरीदने वाले जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, जबकि पेपर बेचने वाले या तो सचिवालय में बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटरों के पोस्टें जो हैं 4-4 लाख रुपए में बिक गई। FIR हुई, FIR पे कोई काम नहीं हुआ। चहेतों को नौकरियां दी गई, मेरिट का गला घोंटा गया और प्रदेश के लगभग 14 लाख बेरोजगारों के साथ इन्होंने धोखा किया है। और अपने लोगों को सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में भी अलग कमरों में पर्चे दिलवाए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है के माध्यम से भर्तियां हुई नहीं। अपनी मनमर्जी से अपने चहेतों को नौकरियों पे रख दिया गया। और हमने फैसला किया है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश में, भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत बड़ा फ्रेम हुआ है, धोखा हुआ है, हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। गैर हिमाचलियों को नौकरियां दी गई, सारे जेल जो है बाहर से भर दिए गए, 2 हल्कों में नौकरियां दी गई। और बिना कायदे कानून से अभी IPS के ड्राइवर लगाए गए। एक्सेल की भर्ती 2 हल्कों से 42 ड्राइवर लगा दिए गए। ये सारा जो लूट का खेल था भर्तियों के मसले में,
बहुत बड़ा आक्रोश है हिमाचल प्रदेश में। पुलिस की भर्ती 2020 में भी पर्चा लीक हुआ, पुलिस की भर्ती 2022 में भी पर्चा लीक हुआ, पटवारियों की भर्तियों में हेराफेरी हुई और पिछले 6 महीने में तो जिस कदर लोगों को सरकारी सेक्टर में रखा जाता है ऐसे तो लाले की दुकान में भी नहीं रखा गया और बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी कायदे कानून के लोगों को भरने का काम किया है। इसलिए हमने फैसला किया है जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। सारे फैसले जयराम सत्ता हमारी बननी निश्चित है, सरकार हमारी बननी निश्चित है। हिमाचल के लोगों ने मन बना लिया हुआ है और इस सरकार की पतन की दास्तान प्रदेश के बेरोजगार लिखेंगे जिनके साथ धोखा हुआ है। और इसलिए बड़े पैमाने पे जो बंगलिंग हुई है, आपको मालूम है चौटाला जो है 10 साल जेल में लगा के आए हैं, लेकिन इस प्रदेश में उससे कहीं बड़े लेवल की भर्तियों में गड़बड़ हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैमाना इस राज्य में हुआ है। और दूसरा, भर्तियों के बाद दूसरा अहम मसला है आईपीएच का जो पाइप का घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप खरीदी गई, अगले 10 साल तक वो पाइपें जो है प्रदेश में जगह जगह फेंकी हुई हैं। अगले 10 साल तक का जो खरीद है वो कर दी गई यहाँ पे और ना उसकी गुणवत्ता है, ना उसको जो है डिमांड थी और करोड़ों रुपए का घोटाला जो है आईपीएच की पाइप घोटाले में हुआ है, पाइप खरीद में हुआ है। और प्रदेश में जैसे ही सत्ता बदलती है इस पाइप घोटाले की भी जांच जो है होगी और जो लोग इसकी खरीद में शामिल हैं उनको जो है पूरे लॉजिकल एंड तक जांच ले जाके उनको जो है दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार का पैसा है। सरकार के पैसे के साथ आज दिन तक हिमाचल प्रदेश में खिलवाड़ नहीं हुआ। थर्डली, हिमाचल प्रदेश में जो रैलियां की गई, हिमाचल प्रदेश में लगभग इवेंट मैनेजमेंट का कार्यक्रम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, पीछे 125 रैलियां की गई, 75 रैलियां तो अमृत महोत्सव के नाम पे की गई और इन रैलियों में भीड़ लाने का जिम्मा भी अफसरों का था, कर्मचारियों का था। फूल लाने का जिम्मा भी 25-25, 30-30 लाख रुपया के टेंट लगा दिए गए। 2-2 हजार बसें रैलियों में एचआरटीसी की लगा दी, जो कि पूरी तरह एचआरटीसी जो है कर्ज के दलदल में है और कर्मचारी को देने के लिए वहां पैसा नहीं है और वहां पे 3-3, 4-4 दिन रूट से बसें हटा के वहां पे ये काम चलता रहा। और इसलिए जिस तरीके से ये रैलियों पे खर्चा हुआ है, लगभग 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, दूसरे नेताओं की रैलियां हुई, केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हुई और जयराम जी की रैलियां हुई। 500 करोड़ रुपया इन रैलियों पे खर्च कर दिया गया और कुछ समझ आता है कि किसी ने कोई मंच लगाना है या कोई माइक लगाना है तो उसमें सरकार का सहयोग हो जाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अभी करोड़ों के बिल जो है डिप्टी कमिश्नर के पेंडिंग है हर तरफ से। और ये जो 500 करोड़ रुपए की रैलियां हिमाचल प्रदेश में की गई, जिसमें 18-18 करोड़ रुपए के भी टेंट लगे, जिसमें 25-25, 35-35 लाख रुपए के टेंट तो हर जगह लगाए गए। ये जो बिल है सरकार बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को भेजा जाएगा। ये ऐसा दोहन जो है रिसोर्सेज को इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया। और फोर्थली, हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार कहते रहे, डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 72-74 हजार करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया। हर चौथे दिन कर्जे लेते रहे। 9 दफा प्रधानमंत्री को हिमाचल बुला के एक भी बार उनसे कोई मांग नहीं मनवा सके और झूठ और झांसे की सरकार थी ये। लगातार झूठ बोला गया और लगातार लोन लिया जाता रहा और अंततः हिमाचल प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उतना अकेले जयराम जी ने लिया। तो ये
ये तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में चलता रहा और खरीद हुई तो सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद हुई, जो कि हेलीकॉप्टरों का जो पटे का मामला है ये भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा कि 4 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, पटे पे ले लिए और बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद ली, आलीशान गाड़ियां खरीद ली और प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, फजूल खर्ची के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे बहुत मामले हैं जगह जगह जो कि, और सबसे बड़ा कि माफिया, जितने बड़े पैमाने पे माफिया की ये सरकार थी जिन्होंने प्रदेश के जितने भी संसाधन थे उनका दोहन करके जेबें भरी। प्रदेश सरकार को कहीं भी कोई रॉयल्टी नहीं आई, ना रेत से कोई रॉयल्टी आई, ना बजरी से कोई रॉयल्टी आई, ना शराब के ठेके पिछले 5 साल से नीलाम नहीं किए गए, जिससे 2000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान प्रदेश के एक्सचेकर को हुआ है। या इसी ढंग से पेड़ों के कटान हुए, जो पैसा कोशिश की जा रही है। 900 साल की गुलामी के बाद 1947 में जब संविधान द्वारा इस लोकतंत्र की स्थापना की गई थी तो सबसे बड़ा अधिकार आम मतदाताओं को वोट डालने का दिया था, चुनाव लड़ने का दिया था, जिसके कारण आज एक आम व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है वो कह रहा है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह अब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी जनता के आंदोलन से, आम लोगों के आंदोलन से इस बार सत्ता में आएगी। एक और मैं अपने आपसे कहना चाहता हूँ, घपले बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, विधानसभा में बोलते रहते हैं, लेकिन आने वाले समय जब कांग्रेस की सरकार आएगी, हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ समाज के सभी वर्गों का आदर हो, जहाँ किसान का आदर हो, युवाओं को रोजगार देने की नीति आए, महिलाओं का आदर हो, दलितों का आदर हो, सब सरकार का आदर हो। इसी संदर्भ में हमने 10 गारंटी योजना लाई है, जहाँ महिलाओं को 18 वर्ष की जब आयु पार कर जाएगी, एक परिवार में अगर 3 महिलाएं भी होगी तो हम उनको 1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे और आजीवन देंगे। जब तक उसके शरीर में सांस है तब तक हम उनको पेंशन देंगे। और जो 60 साल से 80 साल की महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उनको भी एक समानता के तहत 1500 रुपया पेंशन देंगे। ओपीएस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खुश करना चाहते हैं चुनाव में। हम जानते हैं कि प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज प्रदेश की विकास की इबारत किसी ने लिखी है, उसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर मंत्रों दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं तो इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत पहुंचे हैं। उन्हें कैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि बुढ़ापे काल में ही सामाजिक सुरक्षा की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी के जो अर्थशास्त्री है, नीति निर्धारक है, उन्होंने फैसला किया जिसके कारण राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हो गई है। हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि हम ओपीएस पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 60,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं यहाँ, 60,000 सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद पड़े हैं। उन 60,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा और 4 लाख निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं एक बात और उदाहरण देना चाहता हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना है और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बढ़ा है, इसमें 5 साल